Good morning, good evening, good afternoon to each and everyone watching this video. I, Divyansh Pandey, welcome you all in my video lecture series of chapter Surface Area and Volumes, chapter 11, class 9th, specially targeted to CBSE students. इस चैप्टर में हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को हम छोटे से छोटा रखेंगे ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर अप कर पाओ। तो बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं आपको बता दूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हमें 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है और वो भी एनसीईआरटी में गिने चुने फिगर्स हैं। पहला है कोन, दूसरा है स्फीयर और तीसरा और आखिरी है हेमिस्फीयर। बस इन 3 फिगर्स के बारे में हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इसके बारे में और भी जानकारी है पर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी नहीं है। ये वीडियो मैंने पहले ही बोल दिया है कि उन बच्चों के लिए है जो कि केवल एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं और मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज्यादा काम आएगा। जरा देखना, कोन आप जानते होंगे कुछ ऐसी दिखाई देती है। स्फीयर आप समझ सकते हो एक बॉल की तरह है ना, जिससे कि आप कभी खेले होगे कभी खेलते होगे। इसको बॉल जैसा दिखाने के लिए मैं ऐसा लुक दे रहा हूँ कि ये बॉल है, सर्कल नहीं है। सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, ये स्फीयर है 3D 3 डायमेंशनल। इसको आप समझ सकते हो बॉल की तरह है ना। हेमिस्फीयर जो होता है ये आपको शायद थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा फिगर से। जरा देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा फिगर है। क्या ये स्फीयर का आपको एकदम आधा दिख रहा है? इस स्फीयर को अगर हम बीच से एकदम काट दें तो क्या ये कुछ ऐसा ही दिखेगा? ये स्फीयर का एकदम आधा होता है, हेमिस्फीयर कहलाता है। बस इन 3 फिगर्स के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, इनमें भी क्या पढ़ना है वो भी आपको पहले ही बता देता हूँ। कोन का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया और लास्ट पार्ट वॉल्यूम। अगर आपको CSA TSA का मीनिंग नहीं पता है तो वो भी मैं बता दूंगा, जरा वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्फीयर में केवल हमें पढ़ना है सरफेस एरिया, इसमें CSA TSA नहीं होता है, और वॉल्यूम। और हेमिस्फीयर में भी हमें पढ़ना होगा CSA TSA और वॉल्यूम। बस पूरे चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आपकी कैलकुलेशन मैटर करेगी कि कितनी अच्छी है, और इन फॉर्मूलाज को याद रखना होगा। कितने फॉर्मूलाज हैं ले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूलाज लगभग होंगे। एक स्लैंट हाइट का रिलेशन रहता है, वो भी आपको बताऊंगा। तो लगभग 9 चीजें याद करने की रहेंगी और उन 9 चीजों पे बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर इतने बढ़िया तरीके से हो जाएगा कि आपके एग्जाम में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो बन जाएगा। तो जरा हम शुरू करते हैं अब कोन से। बोर्ड पे आपको कोन दिखाई दे रही होगी, देखिए इसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है राइट सर्कुलर कोन। इसको राइट सर्कुलर कोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो इसकी हाइट आपको दिखाई दे रही है एक वर्टिकल लाइन है ये इसकी। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं ये कहलाती है इसकी वर्टिकल हाइट। ये जो साइड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है कोन की स्लैंट हाइट। और ये जो यहाँ सेंटर से आपको ज्वाइनिंग वाली लाइन दिखाई दे रही है ये कहलाती है कोन की रेडियस। ये बात ऑब्वियस है कि कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर रहता है, इतना हम और आप जानते हैं। तो वो सर्कल रहता है और सर्कल की रेडियस एग्जिस्ट करती है, ये वही रेडियस है ना। तो कोन में भी बेसिकली रेडियस होती है जो कि उसके बेस की होती है। ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है, ये वर्टिकल हाइट है। चलिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेयर h इज द वर्टिकल हाइट। आप चाहें तो साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। l इज द स्लैंट हाइट एंड लास्ट कंपोनेंट इसमें जो रहता है वो रहता है r, विच इज द रेडियस ऑफ द बेस। इसे आप रेडियस ऑफ द बेस बोलो, रेडियस ऑफ द कोन बोलो, वो अंडरस्टूड रहता है क्योंकि कोन में जो बेस रहता है वो सर्कुलर रहता है और रेडियस उसी की एग्जिस्ट करेगी। तो ये 3 कंपोनेंट मैंने आपको कोन में बताया, इन्हीं में डिपेंड करेगा हमारा CSA TSA और वॉल्यूम। जरा देखना, पहले मैं बड़ी देर से बोल रहा हूँ यहाँ पे CSA CSA। वो CSA क्या होता है? इसका पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करें, पहला फिगर कोन का पहला फॉर्मूला CSA। CSA का मतलब होता है, आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो कर्व्ड, या फिर इसको कुछ कुछ बुक्स में कहीं कहीं लिखा रहता है लेटरल। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये हमारा पहला कंपोनेंट रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड या लेटरल में से कोई भी एक पार्ट यहाँ पे आएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा सामने। इस CSA की अगर हम बात करें तो CSA आपको मैं बता देता हूँ, एक साइड का जो एरिया होता है ना, केवल उसी की बात हो रही होती है CSA के अंदर। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो कोन में आप देखिए एक साइड का सरफेस है ये जो हमें दिख रहा है, और अगर इसका हम बॉटम भी इंक्लूड कर लें इसके अंदर तो ये जो साइड वाला पार्ट है और ये जो बॉटम वाला पार्ट है, क्या ये दो अलग चीजें हैं? क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं तो इसीलिए इसके 2 फॉर्मूलाज भी यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला जो कि केवल साइड के बारे में हमें एरिया देता है, और दूसरा जो कि इसके साइड और साथ साथ बॉटम के बारे में भी हमें एरिया देता है। यानी कि अगर हम CSA की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कर्व्ड। कर्व्ड यानी कि वो वाला पार्ट जो कि बस कर्व में है, उसका एरिया आएगा इस फॉर्मूले से जो कि अभी हम आपको लिखवाने वाले हैं। और TSA जो कि सेकंड फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया, नाम भी उसके आ रहा है टोटल, उसमें बस बॉटम का एरिया और ऐड हो जाएगा। फिलहाल अगर हम CSA की बात करें तो CSA ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। क्या आर और एल आपको समझ में आ रहा है क्या है?
यही आर और एल वाला पार्ट जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। बस ये 3 अक्षर होते हैं CSA ऑफ कोन। अब इसमें भी क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आर और एल हमें गिवन है या नहीं है। तो देखिए एक और कंपोनेंट है यहाँ पे एच, पर वो उसके CSA में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको इस एच का यूज बताता हूँ कि वो कहाँ आएगा। इस कोन का हमने नाम लिखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो राइट सर्कुलर कोन, इसलिए ही लिखा था क्योंकि इसकी जो वर्टिकल हाइट रहती है इसकी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहती है। क्या आप, अगर मैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को इधर बी और इस पॉइंट को इधर सी नाम दे दूं तो आपको राइट ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इधर बेस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए वर्टिकल हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे हमें लिखना है इन राइट ट्रायंगल, ये आपको समझाने के लिए है ना, इन राइट ट्रायंगल व्हिच इज इट ABC, राइट ट्रायंगल ABC। क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? अगर ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होती है और वो ये बताती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो राइट ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये वाला पार्ट। इसका जो स्क्वायर होता है, जो कि इस केस में हमने L नाम दिया हुआ है, ये वाला पार्ट स्लैंट हाइट L है, इसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। बाकी दो साइड्स है इस केस में हमारी H और R, तो H का स्क्वायर और R का स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती है तो वैसे भी आगे का पार्ट समझ में नहीं आने वाला है, पहले वो सीखना होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, जिसके बेसिस पे ये रिलेशन हमें मिल सकता है, नॉट अ बिग डील। ये भी साफ साफ समझ आ रहा है कि L स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूस है बराबर रहेगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो ये वही पार्ट मैंने लिखा हुआ है। इस रिलेशन से हमारे पास 3 प्रकार के फॉर्मूला बनते हैं, जो कि मैं आपको अलग अलग नहीं लिखवाऊंगा, बिल्कुल आपको बस ये रिलेशन याद रखना है और क्वेश्चन में जरूरत के अनुसार ये तीनों फॉर्मूलाज यूज होंगे। क्वेश्चन में अभी एग्जांपल में हम देख लेंगे, है ना, कि कैसे तीनों यूज होंगे। अगर हमें यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है तो क्या आपका दिमाग चल रहा है कि ये जो स्क्वायर है अगर वहां पे ट्रांसपोज होगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा? अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि L स्क्वायर में अगर स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में बदलेगा और इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की ये वैल्यू आएगी जो कि पहला फॉर्मूला बनता है स्लैंट हाइट का। अब अगर मैं यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बनाने का प्रयास करूं तो क्या आप इतना समझ सकते हैं कि L स्क्वायर के साथ अगर मैं H स्क्वायर को इधर ले आऊं तो ये माइनस का H स्क्वायर हो जाएगा और उधर बचेगा बस R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का ये जो स्क्वायर है ये इस साइड ट्रांसपोज होगा तो क्या ये फिर से स्क्वायर रूट में बदल जाएगा? यानी कि जो यहाँ से R स्क्वायर की हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ये तो मैंने यही वाला स्टेप एज इट इज लिखा है, बस R स्क्वायर को इधर और L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर को उधर कर दिया। और इसके बाद सेम जब स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में। यही बनता है R का फॉर्मूला, यानी कि R का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इस वाले पार्ट को अभी मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दूसरा पार्ट आएगा। आपको तो भाई ये वाला मेन रिलेशन लिखना है, जो मैं रफ कर रहा हूँ ये नहीं लिखना है, ये वाला मेन रिलेशन लिखना है और उसके बाद ट्रांसपोजिशन से हमारा L, R और H का फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम H की वैल्यू निकालना चाहें, H की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हमें R स्क्वायर को इधर लेके आना होगा, L स्क्वायर को यहीं ही रखा, प्लस का R स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का R स्क्वायर और यहाँ बचा बस H स्क्वायर। फिर से सेम प्रीवियस वाले स्टेप जैसा, H स्क्वायर को हम LHS में लिख रहे हैं और L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर को, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर को RHS में लिख देते हैं। देखिए H स्क्वायर इस साइड लिख दिया है, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर उस साइड लिख दिया है। अब ये जो स्क्वायर है ये फिर से ट्रांसपोज होगा तो इसमें बदल जाएगा रूट में, यानी कि जो H का फॉर्मूला बनेगा वो होगा रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बेसिक ट्रांसपोजिशन है और कुछ भी नहीं है। ये 3 फॉर्मूले इसी एक रिलेशन से बनते हैं जो कि आपको इसी एक रिलेशन से समझने होंगे, वरना चीजें कठिन हो जाएंगी। और कुछ भी नहीं है, एक रिलेशन आपको पाइथागोरस थ्योरम से बताया गया है और वहां से 3 फॉर्मूलाज कैसे बने हैं वो समझना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये पार्ट में जानबूझ के मिटा रहा हूँ, चाहो तो लिखा रहने दे सकता हूँ, पर ये आपको खुद ही बनाना है। अगर ये भी आपको रटने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये वीडियो आपके लिए शायद नहीं है ना। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखोगे तो ही एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब अगर ये फॉर्मूलाज भी आपको रटने की जरूरत पड़ेगी तो चीजें ऑलरेडी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हैं। तो पाई आर एल की जो वैल्यू होती है वो हमारे कोण के CSA के बराबर होगी और क्वेश्चन में जब भी हमें CSA निकालने बोला जाएगा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 फॉर्मूलाज हमने क्यों पढ़े हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस जगह रेडियस और वर्टिकल हाइट हमें कोण की दी हुई है और उसका CSA हमें निकालना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, फिर ये आगे कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन हमें ना केवल CSA की अंडरस्टैंडिंग बल्कि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन भी सिखाएगा, जो कि एग्जाम के अंदर आपको मेंटेन रखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लिखना होगा गिवन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वीडियो है, फिर से याद दिला रहा हूं, तो बिल्कुल एग्जाम में कैसा लिखना है वैसे ही बात करेंगे। द रेडियस एंड वर्टिकल हाइट ऑफ अ कोन आर 5 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो आपको पहले ही बता दिया गया है कि क्या चीज को क्या लिखा जाता है। तो रेडियस और वर्टिकल हाइट यानी कि H,
एल यानी कि स्लेंट हाइट होता है, यहाँ पे वर्टिकल हाइट बोला गया है यानी कि एच की बात हो रही है। रेडियस 5 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। तो रेडियस की जगह हमने रख लेना है 5 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट की जगह रख लेना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उसका फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले में एग्जाम में मार्क्स होते हैं। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो फॉर्मूलों के हिस्से के मार्क्स कट जाते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है और फॉर्मूला लिख दिया है तो फॉर्मूले के हिस्से के मार्क्स मिल भी जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला लिखना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पाई की वैल्यू के ऊपर डिस्कशन कर लूं मैं। अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको 22/7 ही यूज करनी है, और 3.14 केवल और केवल तब इस्तेमाल करनी है जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि यूज दिस वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन, वरना कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। जब तक नहीं हो मेंशन 22/7 से ही क्वेश्चन होंगे। तो सीएसए ऑफ कोन हमने बोला पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5, पर क्या आप देखो ध्यान से, आपको एल दिखाई दे रहा है कहीं से कहीं तक? नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने ये तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे, एल आर और एच का। अब क्योंकि हमारे पास एल नहीं है इसलिए एल का फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, नॉट अ बिग डील अगेन। तो एल का फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपके सामने की बात है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या देखो हमारे पास एच और आर ऑब्टेन्ड है, साफ साफ क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो एच की जगह हमें रखना है 12 स्क्वायर, प्लस आर की जगह क्वेश्चन में 5 गिवन है तो 5 का स्क्वायर। इस जगह से अगर अब हम फिर से सॉल्व करें तो एल की जो वैल्यू आएगी 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 होता है 169। आई होप आपको याद होगा, ये 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो 13 एल की वैल्यू आई है 13, पर मैं चाहता हूं कि आप यूनिट लिखना भी ध्यान रखें। तो एल की वैल्यू आ गई है सबसे पहले तो 13 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या अब हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है तो हम सीएसए ऑब्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, 22/7 पाई, आर की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू निकाल के आए हैं 13। क्योंकि कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है 7 से एक भी पार्ट, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही होगा। 22 इंटू 5 110, 110 इंटू 13 अगर हमें करना पड़ेगा, डिवाइड में 7 भी है, तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा हमारा 143 143 एंड एक जीरो है तो एक जीरो अपॉन में आएगा 7, 7 2 जार 14, फिर 0, 7 4 जार 28 पॉइंट, 7 2 जार 14 और बचेगा हमारा 6, तो 7 8 जार 56। डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक हमें आंसर लिखना होगा। अगर आंसर 2 प्लेसेस के बाद भी और लंबा जा रहा है तो इसका आंसर डेसिमल के बाद और भी लंबा जाएगा, पर आपको बस इतना ही लिखना है डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसकी यूनिट। तो मैं आपको बता दूं, सीएसए और टीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, जहां भी एरिया की बात होगी, जो भी क्वेश्चन में यूनिट हो, आपको उसके ऊपर एक स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, वरना मार्क्स इसके भी 0.25 कट जाते हैं। एरिया के साथ जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर लगाना है। और सीएसए बेस्ड क्वेश्चन एक मैंने आपको करा दिया है, इसके बाद आते हैं अब टीएसए वाले पार्ट। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा लास्ट वाले सारे के सारे पार्ट का। आप नोट मेकिंग में भी इस पूरे के पूरे पार्ट को यूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो टीएसए जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, इसके फॉर्मूले पे अगर हमें बात करनी हो तो मैंने आपको बताया कि इसमें सीएसए यानी कि साइड का एरिया और बेस का एरिया भी ऐड होता है। सीएसए का तो अलग फॉर्मूला था, सीएसए में अगर बेस का भी एरिया ऐड कर दिया जाए तो टीएसए का फॉर्मूला बन जाता है। तो सीएसए का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था पाई आर एल, इसमें बेस का एरिया और ऐड होना है। क्या कोन का बेस आपको पता है किस शेप का होता है? अभी अभी हमने स्टार्टिंग में चर्चा भी की थी, इस पे सर्कुलर होता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है अगर आपको पता हो? पाई आर स्क्वायर। सीएसए में देखिए एरिया ऑफ बेस और ऐड हो गया है, यानी कि साइड का एरिया प्लस वो जो बॉटम था उसका भी एरिया, ये हो गया टोटल एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पर आपकी बुक्स में इसको पता है कुछ ऐसा लिखा जाता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। क्यों लिखा जाता है? देखिए, क्या पाई आर और पाई आर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, यहां से ये पाई आर कॉमन आया और यहां से ये पाई आर कॉमन आया, तो पाई आर कॉमन लेके इस जगह से बचा केवल एल प्लस, और इस जगह से बचेगा एक आर, वो ये लिखा है। तो पाई आर आर प्लस एल ऐसा लिखा हो, पाई आर एल प्लस आर ऐसा लिखा हो, समझ जाना कि वो एक ही फॉर्मूला है। मेन इन दो काइंड से आपको फॉर्मूला बुक्स में दिखाई देगा, उसके पीछे की हल्की सी समझ ये थी जो कि आपको बता दी गई है। अब टीएसए पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा टीएसए बेस्ड, जरा देखिए इसके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि गिवन क्या क्या है। A right circular cone has a base diameter 10 सेंटीमीटर। देखिए अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब सीधा सा इंडिकेशन है कि आप रेडियस खुद से फाइंड कर लो। आपको पता होना चाहिए जो रेडियस होती है डायमीटर के आधे के बराबर होती है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डी का आधा, जो कि है 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अल्टीमेटली 5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर।
इसके बाद और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। याद कीजिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने आर और एच की मदद से एल फाइंड किया था, स्लैंट हाइट, जिसका फॉर्मूला था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेम इसी क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, आर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस एच यानी कि 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 144, शायद यही वैल्यूज प्रीवियस क्वेश्चन में भी थी, तो 169 यानी कि स्लैंट हाइट आएगी हमारी 13 सेंटीमीटर। इट इज अ कोइंसिडेंस दैट द वैल्यूज द टू केसेस वर सेम। तो स्लैंट हाइट अगर 13 सेंटीमीटर आ गई है तो अब हम CSA TSA कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में TSA का बोला गया है तो जरा देखिएगा, TSA फाइंड करेंगे। TSA का फॉर्मूला पीछे वाले बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, पाई आर आर प्लस एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए 22/7 इस्तेमाल की जाएगी। रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में हम पता लगा के आए हैं 5 प्लस स्लैंट हाइट की वैल्यू 30। इतने पार्ट में आपको डाउट होना नहीं चाहिए, है ना, आई होप समझ आ रहा हो। तो 22/7 इंटू 5 प्लस 13 यानी कि 18। इसके अलावा अच्छा एक चीज और, पाई आर आर प्लस एल में ये सभी चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, क्या आपको ये पता है? इसी बेसिस पे यहाँ पे मैंने दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन लगाया है ना, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बेसिक आपको आता होगा। अब क्योंकि कोई भी वैल्यूज आपस में रिड्यूस नहीं हो रही है, यानी कि हमें डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। 22 इंटू 5 110 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 7। इसके बाद मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आई होप आप कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा इसका खुद से और मैच कीजिएगा सही आया है या नहीं। इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा 282.85 और यूनिट, क्योंकि हमने एरिया निकाला है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन में यूनिट भी सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने CSA और TSA को कौन के बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। अब अगर आप इन पे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको वो क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। अगर आप इस दिए हुए नंबर पे अपना नाम, अपनी सिटी और अपने स्कूल का नाम लिख के भेजते हैं तो इसके आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और दूसरे शेप्स स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में भी। वो टॉपिक्स भी लगभग इससे मिलते जुलते ही हैं और लगभग इससे इजी भी ही है, क्योंकि इसमें तो फिर भी 3 कंपोनेंट्स थे एच एल एंड आर, उनमें तो केवल रेडियस ही कंपोनेंट रहता है, तो वो कॉन्सेप्ट और भी आसान होने वाला है। अगर आप कौन के CSA और TSA पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना नाम, अपनी सिटी और अपने स्कूल का नाम लिख के व्हाट्सएप कर दें। फिर से बताता हूँ, अपना नाम स्पेस आपके सिटी का नाम स्पेस आपके स्कूल का नाम लिख के मैसेज कर दें, तो मैं आपको इन पे बेस्ड और भी इजी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि अल्टीमेटली आपका बेस बनेगा। उसके बाद आप NCERT लगा लेंगे तो आपका सारा का सारा पार्ट फिनिश हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो इतना पार्ट आप कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर हिट कीजिएगा और मिलते हैं हम इसके बाद अगली वीडियो।